जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से आकर्षित हो जाते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है कि जब हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आकर्षण कार्य करता है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के क्या गुण हैं या क्या विशेषताएं हैं या ये ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, इनको हम उसके गुणों के आधार पर पहचानते हैं। जैसे अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की, तो सबसे पहला गुण कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये जो आकर्षण होगा ये कैसा होगा? अल्प होगा, धीरे धीरे आकर्षित होंगे, बहुत मामूली रूप से आकर्षित होंगे। दूसरा, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है जिसको हम काईएम बोलते हैं, कम होती है लेकिन धनात्मक होती है। जैसे हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बात करी थी, कम होती थी और साथ ही साथ ऋणात्मक भी होती थी, लेकिन इसकी कैसी होगी चुंबकीय प्रवृत्ति? धनात्मक, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे। वो प्रतिकर्षित होते थे इसलिए ऋणात्मक होते थे। तीसरा कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटका दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, या हम यूं कहें कि इसमें कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र आपने उत्पन्न किया हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हम इनके बीच में कोई भी छड़ लटकाएं अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो वो धीरे धीरे करके क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाती है। अगर ये समांतर हो जाएगी तो पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा अनुचुंबकीय पदार्थ को के किसी द्रव को, अब तो ये हो गया ठोस के लिए, लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो क्या है कि हम एक यू आकार की नली लेते हैं। इस यू आकार की नली में हम उस घोल को भरने के बाद या उस पदार्थ के द्रव को भरने के बाद हम क्या करेंगे? हम इसके किसी एक सिरे पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाएगा तो ये घोल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ धीरे धीरे अगर बढ़ने लगता है, आकर्षित होने लगता है, तो इसके अंदर भरे जिस पदार्थ का घोल भरा गया है वो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, क्योंकि ये तल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, आकर्षित होने लगता है। तो वही लिखा है कि नली में भरने के बाद नली की एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में घोल का तल ऊपर उठता है। तल जो होगा घोल का वो धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। लास्ट, जब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप के प्रभाव की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व होता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर उसका चुंबकत्व धीरे धीरे कम होने लगता है और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्लियर? अब ये सारी प्रकृति, ये सारी अवस्थाएं होती क्यों हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अब जैसे समझ लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ किस प्रकार व्यवहार करेगा, तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है या कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में वृत्तीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है और परमाणु के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकत्व तो अधिकांश उसके घूर्णन से प्राप्त होता है।
अधिकांश चुंबकत्व उसके घूर्णन से प्राप्त होता है। तो जब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में जो परमाणु हैं, उन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विषम संख्या में होंगे। अब इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होने के कारण जब इनके चक्रण की बात करी जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की, तो जब इनका चक्रण निर्धारित होगा तो इस स्थिति में किसी एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव अधिक रहेगी, किसी एक दिशा में। क्योंकि जब विषम होंगे तो ये पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर नहीं बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 2 है। तो इस स्थिति में किसी एक दिशा में चक्रण करने वाले परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव अधिक होती है, जिसके कारण परमाणु के अंदर जो नेट, परमाणु के अंदर सदैव जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उपस्थित रहता है। परंतु किसी भी परमाणु के लिए अगर बात करी जाए तो किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पदार्थ में सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग दिशाओं में होते हैं। जैसे ये पदार्थ है, अभी अगर हम बात करें तो अभी एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में होते हैं, जिसके कारण उनका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना रहता है, शून्य रहता है। परंतु जब इसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि हम इधर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं, इसी पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी इलेक्ट्रॉन या सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं, जिसके कारण परमाणु का जो नेट यानी कि हम कहें तुल्य चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं रहता और इस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होने लगते हैं। फिर से समझ लीजिए कि परमाणु जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, जिसके कारण एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन सदैव अधिक होते हैं। क्योंकि अगर सम हो जाएगा तो कैंसिल होने के चांस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर युग्म नहीं बनता, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हमेशा रह जाता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पास या परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। परंतु पदार्थ के अंदर सभी पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग, सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग दिशाओं में होते हैं, जिसके कारण तुल्य चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ का शून्य रहता है। परंतु जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने पर ये सभी एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं, बल लगता है जिसके कारण ये सभी निश्चित दिशा में आ जाते हैं और पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ चुंबकित हो जाता है और क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होने लगता है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, पूरी की पूरी क्रियाविधि है अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थों की अगर बात करी जाए तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित होते हैं, तीव्रता से आकर्षित होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ धीरे धीरे आकर्षित होते थे, ये तीव्रता से आकर्षित होते हैं, इसलिए इनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका लोहा और निकिल। लोहा और निकिल ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो सबसे अच्छे लौह चुंबकीय पदार्थ माने जाते हैं और इनको जब भी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बहुत प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं। क्लियर। अब देखिए इनके गुण समझते हैं कि किन गुणों के आधार पर हम कह पा रहे हैं कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
क्षेत्र में रखने पर अत्यंत प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ये पहला गुण है, प्रबलता से आकर्षित होगा तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। दूसरा, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, क्योंकि आकर्षित हो रहे हैं तो धनात्मक तो होगी, तीव्रता से आकर्षित हो रहे हैं तो कैसी होती है, अधिक एवं धनात्मक होती है। तीसरा वही कि लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को अगर हम रखेंगे तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे ये भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। लेकिन ये जैसे ही रखोगे तुरंत एकदम बहुत तेजी से घूमेगी, सटाक से घूम के उसके समांतर हो जाएगी तीव्रता से, तो इस पदार्थ को बोला जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई द्रव है, द्रव पदार्थ है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ के द्रव को एक यू आकार की नली में भर के उस नली के एक सिरे पर जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का जो घोल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे ही आप लगाओगे तीव्रता से ऊपर बढ़ने लगेगा, हो सकता है ये इससे बाहर निकल जाए। तो ये स्थिति होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। अब आगे बात करते हैं कि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति भी परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम इन ताप बढ़ाते रहें तो इनका जो चुंबकत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय में और फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, ये सारे गुण हमने पढ़े लौह चुंबकीय पदार्थ के, लेकिन ऐसा होता क्यों है, यानी कि अगर हम इसकी व्याख्या करें परमाणु मॉडल के आधार पे तो वो भी हम समझ लेते हैं कि परमाणु मॉडल के आधार पे क्या व्याख्या है इनकी, कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। अब समझिए, इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम। इनका जो परमाणु होगा, इनके परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन विषम होंगे। साथ ही साथ ये जो पदार्थ होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग डोमेन बनाते हैं। यानी कि परमाणु जो होते हैं वो सिंगल नहीं होते, वो डोमेन बनाते हैं और एक डोमेन के सभी परमाणुओं का जो आघूर्ण होता है वो एक ही दिशा में होता है, परंतु सभी डोमेन अलग अलग दिशा में आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनका जो नेट आघूर्ण है वो कैसा रहता है, शून्य रहता है। डोमेन बनाते हैं। एक डोमेन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या परमाणुओं की संख्या होती है वो लगभग 10 की घात 20 तक। अब देखिए, अभी अगर हम बात करें तो हर परमाणु के पास या हर डोमेन के पास अपना खुद का चुंबकीय आघूर्ण है, परंतु सभी डोमेन अलग अलग दिशाओं में केंद्रित हैं, जिनके कारण इनका जो नेट या हम कहें कि जो परिणामी आघूर्ण है वो कैसा है, शून्य है। बाकी मैकेनिज्म इनकी अनुचुंबकीय की तरह होती है कि विषम होंगे, विषम के कारण इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और एक डोमेन के सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होंगे। परंतु अलग अलग डोमेन अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो परिणामी कैसा हो जाएगा, 0। लेकिन जब इसी पदार्थ को हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जब हम इस पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी डोमेन हैं सभी डोमेनों के क्या होगा, सभी डोमेन के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में या सभी डोमेन के जो परमाणु हैं वो एक ही दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। और इस स्थिति में ये जो पदार्थ है इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत प्रबल रहेगा। नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत प्रबल हो जाएगा तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता के साथ आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, 0 नहीं रहेगा और कैसा रहेगा, बहुत हाई हो जाएगा, जिसके कारण ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बहुत प्रबलता से आकर्षित होने लगते हैं। तो ये परमाणु मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।